हे गाइस, सबने बैटरीज देखा है। बैटरीज होता क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि एनर्जी स्टोर करता है, राइट। और जब हमको एनर्जी चाहिए वो हमको देता है। फॉर एग्जांपल टॉर्च जलाना है तो हम क्या करते हैं? बैटरीज डालते हैं। और बैटरीज क्या करता है? धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है, राइट। बिकॉज जब हम बैटरी यूज़ करते हैं ना, ये बहुत महीनों तक चलता है टॉर्च के अंदर। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या हमेशा ऐसा स्लो सप्लाई ऑफ एनर्जी से काम बनेगा? मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो अंधेरा है, एक फ़ोटो खींचना है कैमरा के थ्रू, तो क्या करेंगे हम? वी पुट ऑन द फ्लैश। और जब हम फ्लैश ऑन करते हैं तो होता क्या है? फ्लैश जब ऑन होता है, फॉर अ मोमेंट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? बट फॉर ए वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम। जैसे कि ये रूम दिख रहा है ना, ये इतना लाइट प्रोड्यूस होता है फॉर ए वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम। क्या तुमको लगता है कि वो जो एनर्जी उस वक्त बैटरी रिलीज कर पाएगा? यार बैटरी उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इतने कम टाइम में रिलीज नहीं कर पाएगा। बैटरी अगर एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज ए स्लो एंड सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ एनर्जी। धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे केसेस में अगर हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज करना है तो हम और एक डिवाइस यूज़ करते हैं, और उस डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर्स। क्या कहते हैं हम उसको? कैपेसिटर्स। बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है, और ये जो पूरा चैप्टर है ये कैपेसिटर्स के ऊपर ही है, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूँ। सब लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखा है ना? ये सीन याद है वेयर डॉक्टर स्ट्रेंज ही गेट्स स्टैब्ड and then he goes to the hospital. Dr. Christine, she uses something called as heart defibrillator. देख रहा है ये पिक्चर? सबने देखा होगा, बहुत सारे मूवीज़ में दिखाते हैं जहाँ पर ये दो प्लेट्स होते हैं जो कि चेस्ट में लगाते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें होता क्या है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस को बहुत पहले चार्ज किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि 200 जूल तक चार्ज किया गया है, एंड झटके में सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स उस बॉडी के थ्रू पास किया जाता है। डिड यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ ही मोमेंट में उस बॉडी के थ्रू पास किया जाता है, झटके में। इज दैट क्लियर? तो ऐसा काम करने के लिए हमको कैपेसिटर्स चाहिए होता है। देखो, कैपेसिटर्स एंड बैटरीज बोथ ऑफ देम आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। बैटरी भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि बैटरी जो है वो धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करता है, लेकिन कैपेसिटर झटके में एनर्जी सप्लाई करता है। तुमने फ्लैश जलाया और झटके में पूरा जगह चमक गया, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तुमने हार्ट डिफिब्रिलेटर यूज़ किया, झटके में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पल्सेस के थ्रू बॉडी के थ्रू भेजा जाता है। तो ऐसे डिवाइसेस में हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। तुमको फील आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? देखो, मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूँ, सीधा एग्जांपल। मेरे घर में रोज़ सप्लाई का पानी आता है आधे घंटे के लिए, थोड़ा सा पानी आता है, और हर संडे को मुझे अपना गाड़ी धोना पड़ता है। मैं अच्छे से रखता हूँ अपने गाड़ी को, और संडे को मुझे बहुत पानी चाहिए होता है। उस सप्लाई के पानी से मेरा काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ बताओ? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ? संडे को मुझे बहुत पानी चाहिए होता है, तुम आइडिया दो क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू? या इज इट नॉट ऑब्वियस क्या करना चाहिए हमको? आई शुड कंस्ट्रक्ट अ टैंक, एंड रोज जो सप्लाई का पानी आता है आई शुड स्टोर दैट पानी इन द टैंक, ताकि संडे को मैं सारा पानी एक साथ यूटिलाइज कर पाऊँ। तो कैपेसिटर भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ करता है। सप्लाई का पानी इज लाइक बैटरी सप्लाई का पानी जैसा रोज थोड़ा थोड़ा आता है, बैटरी भी धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करता है। जैसे कि हमने टैंक पे पानी को स्टोर करके रखा, कैपेसिटर भी क्या करता है? कैपेसिटर भी उस सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, और जिस वक्त हमको चाहिए वो सारा एनर्जी झटके में रिलीज करता है। सो ये कैपेसिटर का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जगह बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, और उसका मेजर एप्लीकेशन आता है बिकॉज इसके पास ये कैपेसिटी है कि वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिस्चार्ज कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, और एक चीज़ तुमको बता के रखूँगा कि बैटरी और कैपेसिटर के बीच और एक छोटा सा डिफरेंस है। बैटरी क्या करता है? बैटरी अपने अंदर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। तुम सबको पता है ना, राइट? बैटरी के अंदर केमिकल्स होता है, और जो एनर्जी होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। लेकिन कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर?
कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि सर अगर आपने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो रहा है तो इस कहानी में चार्जेस भी आएंगे, बिकॉज जब तक चार्जेस नहीं आएंगे तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहाँ से क्रिएट करोगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम स्टोर कैसे करेंगे? इट्स वेरी ऑब्वियस। अगर तुम्हारे पास सोचो बहुत सारे चार्जेस है, ये सारे चार्जेस एक्चुअली इन्फिनिटी में थे, राइट? तो इन्फिनिटी से अगर सारे चार्जेस को तुम पास लेके आओगे, दिस इज डन अगेंस्ट द विल ऑफ नेचर। इज दैट क्लियर? इसके चलते एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा, और वो जो सारा काम है दैट work will be basically stored in the form of electrostatic energy. It is very similar to a number of situations. For example, जब हम bow and arrow use करते हैं, राइट, तब हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है उसको खींचते हैं। तो मैंने स्ट्रिंग को क्या दिया? इलास्टिक एनर्जी दिया, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलास्टिक एनर्जी। और जब हमको चाहिए, जब हम इसको छोड़ देते हैं, वो सारा इलास्टिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द बो। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हमने क्या किया? एनर्जी स्टोर किया, और जब हमको चाहिए वो एनर्जी हमने उसको रिलीज कर दिया। समझ में आया? तो कैपेसिटर भी यही करता है, एनर्जी स्टोर करता है और रिलीज करता है। लेकिन हम स्टोर कैसे करें? हम चार्जेस को लेके आते हैं, जब लेके आएंगे तब एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया और सारा एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कुछ समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अच्छा, तो अगर तुमको चार्जेस को स्टोर करना ही है, बिकॉज जब तक स्टोर नहीं करोगे तब तक तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं मिलेगा। सो इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ स्टोरिंग चार्जेस। कम ऑन, यू स्टोर इट इन ए कंडक्टर, राइट? तो हमारे पास एक कंडक्टर है, हम उसमें क्या करते हैं? चार्जेस स्टोर करते हैं। लेकिन इसमें भी एक लोचा है कि कंडक्टर में कितना चार्ज तुम स्टोर कर पाओगे, उसका भी तो एक लिमिट है ना। मैंने पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, सराउंडिंग मीडियम का स्ट्रेंथ। सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कंडक्टर का शेप एंड साइज कैसा है। दूसरा इस पर भी डिपेंड करेगा कि इसका सराउंडिंग मीडियम कैसा है। सराउंडिंग मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल पाएगा। बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि सराउंडिंग मीडियम के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देगा, एंड चार्जेस विल स्टार्ट स्पिलिंग आउट इनटू द सराउंडिंग मीडियम। तो एक लिमिट है, जिस लिमिट तक ही तुम कंडक्टर में चार्जेस स्टोर कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? अच्छा, ओके। My first question is, can I say this isolated conductor is a capacitor? तुमको क्या लगता है, क्या ये isolated conductor जिसमें Q चार्ज है, क्या मैं इसको कैपेसिटर बुला सकता हूँ? Yes, definitely, इसको हम कैपेसिटर बुला सकते हैं, बिकॉज ये चार्ज स्टोर कर रहा है, ये एनर्जी भी स्टोर कर रहा है। Are you getting the point? Okay. तो ऐसा है कि हमने इसको Q चार्ज दिया, और all the charges get, खुशी खुशी, just like good charges, they get distributed on the surface of the conductor, maximum maintaining optimum distance between them so that repulsion is minimum, ठीक है? And because of these charges इस surface में कुछ potential होगा V। हमने ये पढ़ा है कि कंडक्टर का surface या कंडक्टर का volume is a equipotential surface या equipotential volume। is that clear? क्या तुमको याद है कि potential क्या होता है? Can you tell me potential क्या होता है? याद है या नहीं है? चलो मैं बताता हूँ। ये Q चार्ज है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखेगा। तो अगर एक एक्सटर्नल एजेंट को +1 कूलम को इन्फिनिटी से सरफेस तक लेके आना है, +1 कूलम चार्ज को लाने में वो एक्सटर्नल एजेंट जितना काम करेगा, दैट वर्क इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इन दिस केस इज कॉल्ड एज व्हाट? पोटेंशियल, इन केस ऑफ +1 कूलम चार्ज। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो एक बात बताओ, इस कंडक्टर में अगर मैं चार्जेस को बढ़ाते जाऊं तो पोटेंशियल भी तो इंक्रीज होते जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज कंटेन्ड इन द कंडक्टर। क्या हुआ? समझ नहीं आया? ऐसा क्यों होगा? खुद सोच के देखो, तुम जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करोगे, इसके सराउंडिंग में उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, +1 कूलम चार्ज को लाने में उतना काम करना पड़ेगा, उतना एनर्जी क्रिएट होगा, उतना पोटेंशियल इंक्रीज होगा। Now is it clear? So हम ये कहते हैं कि potential जो है that is directly proportional to the charge stored in the conductor. If the quantity of charge increases, the potential of the conductor will also increase. इसके बाद थोड़ा सा technicalities है, हमेशा करते हैं। इस proportionality sign को हटा दे तो क्या आएगा बताओ? Constant 1/c एक constant आता है, and 1/c को हम बोलते हैं capacitance।
नॉट 1/c, सॉरी 1/c को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और c जो है इस c को हम क्या बुलाते हैं, दिस c इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अभी कैपेसिटेंस क्या है उसका फील मैं तुमको दूंगा, जस्ट फॉर द टाइम बिंग हैव सम पेशेंस, अपना टेक्निकलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं, मैं तुमको फिर कैपेसिटेंस का फील दूंगा कि कैपेसिटेंस फिजिकली ये जो कांस्टेंट है ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक बार इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं, C विल बी इक्वल टू व्हाट, Q/V। समझ में आया? देखो C अगर C को अगर Q/V लिखूंगा तो C का यूनिट क्या होगा, कूलम पर वोल्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख के रखा है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट, एंड कूलम पर वोल्ट को हम प्यार से 1 फैराड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? 1 फैराड बुलाते हैं, ये इसका निकनेम है कूलम पर वोल्ट का। बट एक बात याद रखना, फैराड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि फैराड कितना बड़ा यूनिट है, इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और फिलहाल सुन के रखो कि फैराड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट्स माइक्रो फैराड है, ठीक है, 10⁻⁻⁶ फैराड या 1 पिको फैराड, 10⁻12 फैराड, दिस आर मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, ये समझ के रखना। अभी देखते हैं कि कैपेसिटेंस C फिजिकली क्या इंप्लाई करता है, क्या समझाता है। ठीक है, हमको पता है C इक्वल टू Q/V, अभी क्या है लिखा है। अच्छा, अभी अगर मैंने V को 1 वोल्ट माना, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इक्वल टू Q, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इक्वल टू Q। सर ये तो समझ में आ गया, ये तो क्लियर है, मतलब क्या है मैं समझा दो इसका मतलब क्या है। When V इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इक्वल टू Q, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। मतलब कैपेसिटेंस एक्चुअली उस अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है जिस चार्ज को अगर तुम कंडक्टर में डंप करोगे तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज कर जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी को ही हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। और ये जो आइडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, बिकॉज इस आइडिया को यूज़ कर करके ना मैं बहुत सारी चीज़ों का लॉजिक दूंगा, तो समझ के रखना। अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड इन द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ठीक है, ओके। और एक चीज़ तुमको मैं बताना चाहता हूँ, ये तो बहुत टेक्निकल हो गया। लेमैन्स लैंग्वेज में अगर तुमको समझाना है कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस तुमको ये आइडिया देगा कि तुम कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर कर पाओगे। ठीक है, इसका फील देगा तुमको, जितना बड़ा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे। इज दैट क्लियर? जितना बड़ा कैपेसिटेंस होगा उस कंडक्टर का उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे। अच्छा, इज दैट क्लियर? मैं तुमको इसको लेके और थोड़ा डिस्कस करूँगा, बट उसके पहले मैं तुमको थोड़ा रेडी करना चाहता हूँ। एक बार एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, उसके रेफरेंस में मैं तुमको और एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि दिख रहा है तुमको यहाँ पर, दिस इज एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। इसमें हमने Q चार्ज दे के रखा है, सारे चार्जेस अच्छे बच्चों जैसा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका रेडियस R है, और हम निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q/V। Q तो हमको पहले से पता है, स्मॉल q लिख कर रखा है। मुझे ये निकालना है कि इसके सरफेस में कितना पोटेंशियल होगा, एंड वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, राइट? एक स्पेरिकल कंडक्टर के सरफेस में कितना पोटेंशियल होता है? KQ/R। ये हो गया पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो इस स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू Q/V। V की जगह लिख दो KQ/R, ये Q इस Q को मार देगा, एंड K की जगह 1/K की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? K की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू R, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली विल गेट दिस एज द एक्सप्रेशन। सो दिस 4πε0 इंटू R इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? C equal to 4πε0 into R is the capacitance of a spherical capacitor. अच्छा, तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। ध्यान से देखो, इट इज अ कांस्टेंट 4πε0। ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीडियम का प्रॉपर्टी है, एंड R जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर हम मीडियम को ना बदले, सराउंडिंग मीडियम अगर सेम रहे, वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि मैंने तुमको क्या सिखाया, कैपेसिटेंस तुमको ये बताता है कि तुम एक कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर कर पाओगे। अभी एकदम कॉमन सेंस यूज़ करके बताओ कि एक कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर कर पाओगे, वो किस पे डिपेंड करेगा?
डेफिनेटली ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, लीकिंग ऑफ चार्जेस के बारे में बताया था, याद है ना? सो इट्स ओके, यस, एज वी प्रेडिक्टेड कैपेसिटेंस शुड डिपेंड अपॉन द shape and size of the conductor and the surrounding medium. Is that clear? And it's a constant. Okay, समझ में आ गया? मैंने एक बात कहा था कि फैराड एक बहुत बहुत बड़ा यूनिट है, इम्प्रैक्टिकल यूनिट है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, अर्थ भी तो ऐसा ही दिखता है ना। तो अगर मैं अर्थ को ऐसा मानूँ, अर्थ कंडक्टर है भाई, याद है ना, अर्थ इज ए कंडक्टर। तो अर्थ को अगर मैं एक स्पेरिकल कंडक्टर मानूं, एक बार ये निकालते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस इट्स ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कितना, अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर्स, राइट। तो हम अगर फॉर्मूला यूज करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/9 इंटू 10⁹ पुट कर दिया, रेडियस की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आया क्या भाई, 711 माइक्रोफैराड म्यू एफ। कुछ चमका? अर्थ का कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में आ रहा है। अर्थ कितना बड़ा है पता है ना, सच ह्यूज कंडक्टर, उसका कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है। तो फील आया कि फैराड कितना बड़ा यूनिट है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा इस यूनिवर्स में ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो सकता है। फैराड इज ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट। इज दैट क्लियर? समझ में आया पूरा डिस्कशन? तो सम अप करें एक बार। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी, मैंने यहाँ पर अच्छे से डिफिनेशन लिख कर रखा है, एनर्जी एंड चार्ज दोनों स्टोर करता है, जस्ट लाइक बैटरी। लेकिन बैटरी धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करता है, कैपेसिटर झटके में एनर्जी सप्लाई करता है। दैट इज अ रीजन कैपेसिटर स्पेशल है, ठीक है ना। कैपेसिटर का जो ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस ये बताता है कि किसी कंडक्टर में तुम कितना चार्ज स्टोर कर पाओगे। टेक्निकली डिफाइन करोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर keeping the surrounding medium constant will come out to be a constant just like this 4 pi epsilon naught into r. कैपेसिटेंस उस कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, उस कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? एंड 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। आई होप सो तुमको ये समझ में आया, ठीक है। इसको अभी पॉज करो और इसको कॉपी करो। एक एनालॉजी को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे दिख रहा है, देयर आर 2 टैंक्स, दोनों टैंक्स को हमने एक पाइप से कनेक्ट करके रखा है, लेकिन बीच में एक वाल्व है। वाल्व क्या है कि पानी को रोक के रखा है। इस टैंक में पानी का हाइट ज़्यादा है, इस टैंक में पानी का हाइट कम है। हमने ये ऑलरेडी जान के रखा है कि पानी का हाइट जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर P1 का वैल्यू P2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई ओपन द वाल्व? सर सिंपल है, सबको पता क्या होगा, पानी फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम दिस टैंक टू दिस टैंक, या और स्पेसिफिकली बोलना चाहूँ फ्रॉम द टैंक हैविंग हायर प्रेशर टू द टैंक हैविंग लोअर प्रेशर, राइट? बिकॉज वी ऑलवेज नो लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। बट मेरा क्वेश्चन है, लिक्विड तो फ्लो करेगा फाइन, लेकिन कब तक? टिल व्हाट सिचुएशन विल द लिक्विड कंटिन्यू फ्लोइंग? उसका जवाब है ना तुम्हारे पास? व्हाट इज द आंसर? सर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों वेसल का प्रेशर सेम ना हो, या जब तक प्रेशर डिफरेंस 0 ना हो तब तक लिक्विड फ्लो करते जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या ये कहना सही है कि प्रेशर डिफरेंस ही वो मोटिवेशन है जिसके कारण लिक्विड फ्लो करता है? इनफैक्ट आई कैन से प्रेशर डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फ्लो ऑफ द लिक्विड। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना फास्ट लिक्विड फ्लो करेगा। एक बार प्रेशर डिफरेंस 0 हो गया, लिक्विड फ्लो करना बंद कर देगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये जो आइडिया है, एग्जैक्टली इसी आइडिया को लेके हम इन 2 कंडक्टर्स के कहानी को एनालाइज करेंगे। दिस आर 2 कंडक्टर्स, एक में Q1 चार्ज है, एक में Q2 चार्ज है, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। एक का कैपेसिटेंस मैंने लिख के रखा है कहीं पर, हाँ, इसका कैपेसिटेंस C1 दिया हुआ है और दूसरे का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है। दिस आर ऑल गिवन क्वांटिटीज। जैसे कि इस टैंक पे पानी भरा था, इस कंडक्टर में चार्जेस भरे हुए,
इज दैट क्लियर? जैसे कि एक कंडक्टर का प्रेशर, सॉरी एक टैंक का प्रेशर ज़्यादा था, एक टैंक का प्रेशर कम था। सिमिलरली एक, चलो मैं मानता हूँ कि इस पेयर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और उस पेयर का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ऑब्वियसली द पोटेंशियल्स विल बी डिफरेंट, एक का ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं इसका ज़्यादा मानता हूँ, उसका कम मानता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी अगर मैं तुमको ये कहूँ कि अगर हम इन दो स्पेरिकल कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, दिख रहा है ना किससे जोड़ दिया? एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो व्हाट विल हैपन? बताओ, अगर हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो। पहले तो ये बताओ कंडक्टिंग वायर क्या है? सबको पता है राइट? व्हाट इज कंडक्टिंग वायर? कंडक्टिंग वायर इज ए मीडियम जिसके थ्रू चार्जेस आराम से फ्लो कर सकते हैं। क्या बोला तुमने? चार्जेस फ्लो कर सकते हैं ना। अगर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, क्या चार्जेस अभी एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर के पास नहीं जाएगा? बोलो, कम ऑन, जाएगा? बिकॉज देयर इज ए कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टू स्पेयर्स। इसका जवाब अगर तुमको देना है तो ये सोचो, अगर दोनों में प्रेशर सेम होता, क्या लिक्विड फ्लो करता है? नहीं। प्रेशर डिफरेंस है, दैट इज द रीजन लिक्विड फ्लो कर रहा है। यहां पर भी एज बिकॉज मैंने माना है कि पहले वाले स्पेयर का पोटेंशियल ज्यादा है, माना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, और दूसरे वाले स्पेयर का पोटेंशियल कम है एज बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट लाइक प्रेशर डिफरेंस। इस केस में भी चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। याद आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मैंने कभी नहीं बताया ये सब चीज़ें, सब बताया है। देखो यहाँ पर मैं तुमको यहाँ पर दिख रहा है ना, देखो इस वीडियो में मैंने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अच्छे से समझाया है कि चार्जेस विल ऑलवेज फ्लो, पॉजिटिव चार्जेस, हाँ पॉजिटिव चार्जेस विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। इसको लेकर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना जो मैंने तुमको बताया है, उसमें और भी अच्छे से डिस्कस किया है। आज हम अपने डिस्कशन को यहाँ तक ही कन्फाइन रखेंगे। सिर्फ ये याद रखना कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्जेस फ्लो करेगा। पॉजिटिव चार्जेस विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। एंड यस, एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर के पास चार्जेस फ्लो करेगा एग्जैक्टली जैसा पानी फ्लो कर रहा था, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जस्ट लाइक दिस केस, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हुआ था तब तक पानी फ्लो कर रहा था, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्जेस फ्लो करेगा। और एक वक्त आएगा कि दोनों स्पेयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद और चार्जेस फ्लो नहीं करेगा। तो मैंने डायग्राम में ये शो करके रखा है कि इसके पास इनिशियली चार्ज Q1 था, अभी कितना चार्ज है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q1 डैश, उसमें कितना चार्ज है Q2 डैश। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट ये ध्यान रखना कि इनिशियली सिस्टम में जितना चार्ज था अभी भी सिस्टम में उतना ही चार्ज रहेगा। बिकॉज देखो दोनों स्फीयर्स हैं, हमने दोनों को कनेक्ट तो कर दिया लेकिन बाहर किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो दोनों को मिला के इनिशियली जितना चार्ज था इन दोनों में Q1 डैश Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश हैज टू बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। द अमाउंट ऑफ चार्ज विल रिमेन द सेम। यस, देयर हैज बीन ए रीडिस्ट्रीब्यूशन बट द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी द सेम। तो हम यहाँ पर ये लिख के रख सकते हैं, ये वाई बहुत टेंशन दे रहा है यार। ओके, दिस इज Q डैश 1 प्लस Q डैश 2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मैं सीधा लिख रहा हूँ, उधर इतना जगह नहीं है, लेकिन तुमको समझ में आया ना, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास में होता तो तुमसे क्वेश्चन मैं बुलवाता, क्वेश्चन पूछो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए। सर पूरा कहानी तो मस्त समझ में आ गया, लेकिन हम ये कैसे निकालें कि Q1 डैश कितना होगा और Q2 डैश कितना होगा, मतलब फाइनली जो चार्जेस है पूरे प्रोसेस के बाद वो कितना है, वो हम कैसे निकालें। ठीक है, अभी उसको लेके डिस्कस करते हैं। देखो एक बात को समझो, अगर हमने दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो अगर तुम इस फॉर्मूला को देखोगे, एक कंडक्टर में कितना चार्ज होता है, Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन ए कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू CV। याद है Q इक्वल टू CV। C हो गया कैपेसिटेंस, पहले वाले का C1 है, दूसरे वाले का C2 है। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड। इज दैट क्लियर? अच्छा, एज बिकॉज ध्यान से देखना, ये जो V है दिस इज सेम फॉर बोथ द कंडक्टर्स, एज बिकॉज
V सेम हो गया, सो आई कैन से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, बिकॉज V सेम तो Q किस पे डिपेंड करेगा, C पे डिपेंड करेगा। मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जिस कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कम होगा वो कम चार्ज स्टोर करेगा। या सीधा अच्छे लाइन से बोलना चाहूँ तो चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो मैंने यहाँ पर यही लिख के रखा है Q'1 by Q'2, Q'1 by Q'2 इज इक्वल टू व्हाट, C1 by C2। एंड C1 C2 का वैल्यू पुट करोगे, दिस आर स्पेरिकल कंडक्टर्स, 4πε0 इंटू R होता है, तो रेडियस के रेशियो में आ जाएगा अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, ओके। अभी अगर हमको चार्जेस निकालना है कि कितना होगा वो निकालते हैं। चलो देखते हैं, Q'1 प्लस Q'2 ये है ना, इधर +1 ऐड किया और यहाँ पर जो C1 है यहाँ पर C2 है, यहाँ पर हमने +1 ऐड किया, तो देखो क्या आएगा, ऊपर आएगा Q'1 प्लस Q'2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई Q2 डैश, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C2। इज दैट क्लियर? ओके। तो यहाँ पर हमको फाइनली क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, Q2 डैश अगर निकालना चाहिए, Q2 डैश क्या होगा, Q2 डैश को हम इधर लेके चले जाते हैं, C2 इधर आ जाएगा, C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा, तो फाइनली दिखने में ऐसा आएगा C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू क्या होगा बोलो, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, एंड Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2, बिकॉज टोटल चार्ज हमेशा तो सेम ही रहेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू फाइंड आउट Q2 डैश। अच्छा, अभी अगर तुम पूछोगे सर Q1 डैश कितना होगा, ऐसा ही पैटर्न फॉलो करेगा, Q2 है तो यहाँ पर C2 है, Q1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, C1, नीचे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो करेगा। अगर तुमको निकालना है तो इस चीज़, जैसे कि हमने Q1 डैश बाई Q2 डैश, यहाँ पर +1 किया, तुम Q2 डैश बाई Q1 डैश लिख के फिर +1 करना, ये आ जाएगा। अच्छा, दिमाग लगा लेना खुद से, ठीक है ना, यही आएगा Q1 डैश। तो आगे से ना इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट देखो रेशियो किस पे डिपेंडेंट है, Q1 इज़ प्रोपोर्शनल टू C1। तो अगर Q1 डैश निकालना है तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, दैट इज C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ऑफ द टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। बस हमेशा याद रखना, Q1 इधर C1 है, डायरेक्ट आगे से क्या लिखना है, C1 लिख देना, नीचे C1 प्लस C2 ऑफ द टोटल चार्ज। जैसे कि यहाँ पर Q2 डैश है, उसके सामने क्या है C2, तो हमने क्या लिखा, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, ऐसे करके हम Q1 डैश और Q2 डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? और एक छोटा सा पॉइंट है, मुझे अभी याद आया, मैं बताता हूँ। दूसरा ये है कि अगर तुम मुझे पूछोगे सर ये बताओ कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना, कॉमन पोटेंशियल इन दिस केस मतलब लेट अस से V मतलब अभी जब तुम दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो सर उस V का वैल्यू क्या है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले ये बात समझो कि अगर हमने दोनों कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो अभी हम इन दोनों कंडक्टर को एक सिंगल कंडक्टर जैसा ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज कंडक्टिंग वायर है, दोनों को जोड़ दिया तो सिंगल कंडक्टर जैसा ट्रीट करो। तो अभी अगर हमको पोटेंशियल V निकालना है, V कितना होगा, Q बाई C। तो V हम लिख देते हैं, Q मतलब टोटल चार्ज, ओके, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। समझ में आया? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। अभी दोनों को तुम एक ही मान रहे हो, तो पूरे सिस्टम में कितना चार्ज है, कमान, पूरे सिस्टम में चार्ज है Q1 प्लस Q2 और पूरे सिस्टम का कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या है, C1 प्लस C2, दैट इज C1 प्लस C2। तो ये हो गया हमारे दोनों स्पेयर्स का फाइनल पोटेंशियल V। मजा आ रहा नहीं आ रहा? पक्का ना? भगवान जाने तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे, क्लास में होने से तो ऑप्शन नहीं था तुम्हारे पास, सुनना ही पड़ेगा। अभी वीडियो है, ठीक है, अगर बीच बीच में थक जाते हो तो क्या करना है ना, 5 मिनट के लिए पॉज करके थोड़ा सांस ले लेना, पानी पी लेना, फिर से सुनना चालू करना। लेकिन सुनना तो है ही, इज दैट क्लियर? सुनना है, कंप्लीट करना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, मैं बहुत मेहनत से ना इस बोर्ड को बनाता हूँ और सारे इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि तुम्हारा कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो मैं बता के दे रहा हूँ, ये सारा चीज़ तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ,
मुझे तो पता ही है यार ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए है, तुमको इसको अच्छे से नोट करना है। मैं बहुत कुछ बोलता हूँ जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अरे वीडियो यहाँ पर पॉज मत करो, और एक चीज़ बाकी है बोलना, ये सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट करना। और मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलता हूँ, तुमको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी चीज़ नोट करके रखना, लेकिन नोट्स बढ़िया बनाना है। बिकॉज देखो पढ़ने से नहीं होगा, स्मार्टली पढ़ाई करना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम आएगा तब क्या वीडियो फिर से स्टार्टिंग से देखोगे क्या? नहीं, तब तुमने जो ये अपना नोट बनाया है उस नोट को अच्छे से बनाओ, क्योंकि उसी को पढ़ के तुम जाओगे एग्ज़ाम में। ये जो छोटा छोटा एफर्ट जो तुम अभी दे रहे हो ना, ये फाइनली कंपाउंड होके फाइनली जाके बहुत बहुत तुमको एक अपर हैंड देगा, सक्सेस में हेल्प करेगा, ठीक है। सुन लिया ना। लास्ट पॉइंट बता के रखता हूँ, छोटा सा पॉइंट। ये चीज़ मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ। देखो नेचर के विल के अगेंस्ट कुछ भी करोगे, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। नेचर जो चाहता है वो अगर होता है तो वो स्पॉन्टेनियसली होगा, मतलब अपने आप होगा, और उस प्रोसेस में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तुम पूछ सकते हो सर अभी आप ये सब क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब तुमने इस वायर को कनेक्ट किया, कुछ चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर की तरफ जाते हैं, तो सारा अपने आप हुआ ना। कोई एक्सटर्नल एजेंट आके करवाया क्या ये इसको? नहीं, ये सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हुआ है, ऑन इट्स ओन। समझ में आ रहा है ना। तो एज बिकॉज दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, इट इज इन फेवर ऑफ द विल ऑफ नेचर। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ये जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस सिस्टम का जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, ये प्रीवियस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में, ये जो इनिशियल सिचुएशन है इसके रिस्पेक्ट में उसका एनर्जी कम होगा। इसका एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। बिकॉज ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अपने आप हुआ है, ये स्पॉन्टेनियसली हुआ है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इससे कम ही होगा। तो सर वो जो गैप आएगा एनर्जी का, वो एनर्जी कहाँ जाएगा? अगर ये कम है ये ज़्यादा है, तो जो एनर्जी नहीं है अभी वो कहाँ जाएगा? वो वेस्ट हो जाएगा, वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये जो कंडक्टिंग वायर है, दुनिया में कुछ भी चीज़ परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो उस रेजिस्टेंस के थ्रू हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। लेकिन दैट विल बी ए स्टेबलर सिस्टम, मोर स्टेबल सिस्टम, सॉरी रॉन्ग वर्ड, मोर स्टेबल सिस्टम एज कंपेयर टू दिस अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको पॉज करो, अच्छे से लिखो सारा नोट्स। आई होप यू एंजॉय दिस। इसको हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं, ठीक है। Okay.